नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम रिवाइज करने वाले हैं ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो सर ये भी एक बहुत आसान स्टैंडर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीज़ें ए कैटेगरी हैं, कुछ बी हैं, तो मैं आपको बताते हुए चलूंगा और बेहतरीन रिवाइज करेंगे इसको। ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे 500 नाम क्या है सर? ऑडिट एविडेंस। बहुत ही आसान नाम है। तो अगर अपन नॉर्मली बोलें तो अपन क्या करते हैं, ऑडिट करना मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना। ऑडिट प्रोसीजर्स क्यों लगाते हैं? ताकि हम उससे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करें। सर ऑडिट एविडेंस का क्या करेंगे? हम उससे कंक्लूजन निकालेंगे, ओपिनियन फॉर्म करेंगे और उसको कहाँ लिखेंगे? ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे। तो भाई ऑडिट एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑडिटर के लिए, उसके बिना आप ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते हो। राइट, तो शुरू करते हैं कहाँ से? मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस से। मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस, एनी इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर। सर कोई भी इंफॉर्मेशन क्या बन सकती है? ऑडिट एविडेंस बन सकती है। एनी इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन, जिससे हम कंक्लूजन निकालते हैं, एंड ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। सो एनी इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन्स ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। ये क्या होता है? ऑडिट एविडेंस होता है। इसके अंदर दोनों तरह की इंफॉर्मेशन आती है। एक तो वो इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में होती है, वो इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में होती है, मतलब अंदर वाली इन्फॉर्मेशन होगी, काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं मोटा मोटी। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर आ जाती है। सर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर कौन कौन सी जानकारी मिल सकती है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, अपन को ऐसा बताना है। सर कोई इनवॉइस बिल वगैरह है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, इनिशियल अकाउंट की जो एंट्रीज होती हैं, सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स वगैरह जैसे कि चेक वगैरह है वो हो सकते हैं, जनरल और सब्सिडरी लेजर्स हो सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है? तो अदर इन्फॉर्मेशन वो होती है जो ऑथेंटिकेट करती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। समझ रहे हो? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसकी ऑथेंटिसिटी को और बढ़ा देती है अदर इन्फॉर्मेशन। जैसे आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डेटर की जानकारी है, तो अगर हम डेटर से कंफर्मेशन ले लें तो इसने रिकॉर्ड्स की जानकारी को और उसकी ऑथेंटिसिटी को और बढ़ा दिया, देखा जाए तो ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो सर अदर इन्फॉर्मेशन मतलब जो ऑथेंटिकेट करे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, और ऑल्सो सपोर्ट्स क्या? ऑडिटर्स रेशनल बिहाइंड ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। ऑडिटर केवल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन को चेक करके, केवल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन पर रिलाय करके वो ट्रू एंड फेयर व्यू उतने अच्छे से नहीं दे पाएगा। बल्कि अगर वो अदर इन्फॉर्मेशन को भी चेक कर ले तो वो शायद बहुत अच्छे से क्या कर पाएगा, अपना ट्रू एंड फेयर व्यू वाला ओपिनियन दे पाएगा। तो अदर इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा? जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़े बिना क्या आप ट्रू एंड फेयर व्यू पर ओपिनियन दे सकते हो? नहीं सर, मिनट्स ऑफ मीटिंग में कितनी सारी डिसीजंस के रिगार्डिंग जानकारी मिल जाती है, लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस के रिगार्डिंग जानकारी मिल सकती है, लिटिगेशन क्लेम की जानकारी मिल सकती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिनट्स पढ़ के मिल सकती है। रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर क्रेडिटर। अगर डेटर क्रेडिटर से कंफर्मेशन ना लें तो क्या बहुत एग्जैक्टली हमें बोल सकते हैं कि इन्होंने जो डेटर क्रेडिटर दिखाए वो सही होंगे? नहीं सर, उतने अच्छे से शायद हम ना बोल पाए। और अगर आपको एक बेहतरीन सपोर्ट प्रोवाइड करना है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वाली इंफॉर्मेशन को, तो बेहतर होगा कि आप अदर इंफॉर्मेशन का भी यूज करें। मैनुअल कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वो छोटा सा बुकलेट, वो मैनुअल जिसमें इंटरनल कंट्रोल की पूरी जानकारी होती है। तो इन सबको पढ़ना भी जरूरी है, इन सबको यूज करना भी जरूरी है, तभी आप अच्छे से ट्रू एंड फेयर व्यू पर ओपिनियन दे पाओगे। तो बताओ सर ऑडिट एविडेंस का मीनिंग क्या होता है? Any information used by the auditor in arriving at the conclusions on which auditor's opinion is based। इसके अंदर दोनों इन्फॉर्मेशन आती है, वो इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है और वो भी जो अदर इन्फॉर्मेशन है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के एग्जांपल क्या है? इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट, रिकॉर्ड्स ऑफ इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज, सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स और जनरल और सब्सिडरी लेजर्स, ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन मतलब जो ऑथेंटिकेट करे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, प्लस जो सपोर्ट करे ऑडिटर्स के ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर जो ओपिनियन देता है उसको। एग्जाम्पल क्या है सर? मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर क्रेडिटर्स, मैनुअल कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बोलो यार, क्या ये क्लियर है? यस सर, ये क्लियर हो गया। पहली हेडिंग खत्म। दूसरी हेडिंग, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, नेचर के आधार पर और सोर्स के आधार पर। सोर्स के बेसिस पे ऑडिट एविडेंस इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप के होते हैं। नेचर के आधार पर तीन टाइप के। विजुअल मतलब जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, देख कर आना, देख कर आना भी तो एक एविडेंस क्रिएट करता है। ओरल, पूछताछ करना, डिस्कशन विद मैनेजमेंट, ये एग्जांपल है इसका। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जैसे कि एफडी या सेल्स बिल या परचेज बिल या कोई भी डॉक्यूमेंट है ना। ठीक है सर।
फिर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस में क्या डिफरेंस है सर? ऐसे एविडेंस जो जनरेट होते हैं विद इन दी एंटिटी वो क्या कहलाते हैं? इंटरनल ऑडिट एविडेंस। और ऐसे एविडेंस जो जनरेट होते हैं आउटसाइड द एंटिटी वो कहलाते हैं एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस। इंटरनल में क्या आ जाएगा? सेल्स के बिल और मिनट्स वगैरह। और यहां पर क्या आ जाएगा? परचेज का बिल। ध्यान देना, परचेज का बिल एक्सटर्नल है भाई। परचेज हम करके लाते तो बिल हम ही थोड़ी बनाते, बिल तो सामने वाला देता है ना, तो मतलब बिल जनरेट हुआ है सामने वाली पार्टी के यहाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस है। फिर कौन ज्यादा रिलायबल होता है? एक्सटर्नल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंसेस। बोलो यारो, क्या ये समझ में आया है? बताओ बताओ बताओ। फिर आ जाते हैं अपन कहां पर? थर्ड हेडिंग पर, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो सर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस 5 फैक्टर पर डिपेंड करती है। रिटन एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंसेस। ऐसे ही लिखना है, ऐसा मत लिख के आ जाना, सेंटेंस बनाकर लिखना। ओरिजिनल एविडेंसेस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी। एविडेंसेस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली आर मोर रिलायबल देन एविडेंस ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली। फिर एक्सटर्नल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन इंटरनल ऑडिट एविडेंसेस। फिर इंटरनल एविडेंस भी रिलायबल हो सकते हैं, इनकी भी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है अगर कंट्रोल्स बहुत अच्छे लगाए गए हैं, बहुत इफेक्टिव कंट्रोल लगाए गए हैं। कब? जब ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर किया जाता है और मेंटेन किया जाता है। यार सिंपल है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स बहुत शानदार हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होगी उसकी एक्यूरेट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो फिर ऐसा नहीं कि अपन हमेशा ऐसा बोलें कि नहीं यार एक्सटर्नल एविडेंसेस हमेशा इंटरनल से ज़्यादा रिलायबल होंगे। मानता हूँ टू एन एक्सटेंड ऐसा होगा, लेकिन इंटरनल भी रिलायबल हो सकते हैं अगर जब वो इंफॉर्मेशन बनाई जा रही थी उस पर कंट्रोल्स बहुत इफेक्टिव थे तो। ठीक है। फिर एक लाइन लिखी, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोर्स, हाँ सर, इंटरनल एक्सटर्नल, नेचर विजुअल डॉक्यूमेंट्री ओरल, एंड सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड। मतलब सर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इन्फ्लुएंस होती है कि इंफॉर्मेशन कहां से आई है, किस नेचर की है और किन सर्कमस्टेंसेस में उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन किया गया है। तो दिस इज व्हाट रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। बोलो यस सर, समझ गए। फिर बात करते हैं रेलिवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस की। क्या होता है सर रेलिवेंस? मतलब क्या होता है भाई? कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट है और कौन सी नहीं है। ये अब नॉर्मली रेलिवेंस का मतलब आप जानते हो। जैसे मैं क्लास में एग्जांपल क्या देता हूँ कि मान लो किसी बच्चे को सीए फाउंडेशन की फीस पता करनी है, तो क्या वो मुझसे पूछने आएगा? मुझसे क्यों पूछने आएगा? मैं थोड़ी उसके लिए रेलिवेंट पर्सन हूँ फाउंडेशन की फीस बताने के लिए। वो जो भी फाउंडेशन के कंसर्न लोग होंगे उनसे बात करेगा ना। तो रेलिवेंस का मतलब नॉर्मल है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा उसको बहुत डिफिकल्ट सी लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है? रेलिवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस डील्स विद द लॉजिकल कनेक्शन। याद रह जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लॉजिकल कनेक्शन विद द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड द अजर्सन अंडर कंसिडरेशन। लॉजिकल कनेक्शन, लॉजिकल कनेक्शन, लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड द अजर्सन अंडर कंसिडरेशन। तो मुझे मान लो अजर्सन में वैल्यूएशन चेक करना है, मतलब कोई आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसका वैल्यूएशन चेक करना है। तो अगर मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं वो ओवर स्टेटेड नहीं है, ओवर स्टेटेड तो नहीं है, कहीं वो अंडर स्टेटेड तो नहीं है, मुझे इन दोनों में से कोई एक चीज चेक करनी पड़ेगी, तो ये कहलाता है पर्पस। अजर्सन चेक क्या करना है? वैल्यूएशन। उसमें पर्पस क्या है? वैल्यूएशन में क्या पर्पस है मेरा? क्या चेक करना है? ओवर स्टेटमेंट चेक करना है या अंडर स्टेटमेंट चेक करना है? तो जो चीज चेक करनी होगी उसके हिसाब से हर बार एविडेंस अलग रेलिवेंट होगा। जैसे कि क्या लिखा है यहां पर? इफ ऑडिटर वांट टू चेक अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर, हमें लग रहा है कि क्रेडिटर्स अंडर स्टेटेड है, इन्होंने क्रेडिटर्स कम दिखाए हैं। अगर ऐसा है तो इट इज बेटर फॉर द ऑडिटर टू चेक व्हाट बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट परचेज बिल एंड द गुड्स रिसीव्ड नोट। अगर हमें लग रहा है कि क्रेडिटर क्या है, कम दिखाए हैं, इन्होंने कम दिखाए हैं, अंडर स्टेटेड है, तो अब वो लिस्ट को, क्रेडिटर के शेड्यूल को देखकर क्या करोगे? उसमें तो कम ही है ना, तो जो मिसिंग है वो उसके बाहर मिलेगा ना। अरे मेरे सामने, मेरे हाथ में एक लिस्ट है क्रेडिटर की, ठीक है, मुझे डाउट है कि इसमें कुछ क्रेडिटर मिसिंग है, तो अब उसमें क्या देख रहे हो? लिस्ट में। लिस्ट में थोड़ी कुछ मिलेगा, तो कौन मिसिंग है वो बाहर ढूंढना पड़ेगा ना कि कौन इस लिस्ट में नहीं है। तो इसलिए कौन से बाहर के एविडेंस चेक करें? बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट परचेज बिल, गुड्स रिसीव्ड नोट। ठीक है, इंस्टीड ऑफ चेकिंग दी अकाउंट पेबल शेड्यूल। समझ रहे हो आप बात को? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मुझे किसी चीज का ओवर स्टेटमेंट चेक करना है, अगर मुझे किसी चीज का ओवर स्टेटमेंट चेक करना है तो मेरे लिए अलग ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट होंगे, और मुझे अंडर स्टेटमेंट चेक करना है तो मेरे लिए कोई और एविडेंस रेलिवेंट होंगे। समझ रहे हो आप बात को? इतना आपको ज्ञान देने का जरूरत नहीं है उनको, ऐसा कौन सा इतना आपको समझाना है उनको।
क्या लिखा है यहाँ पर, रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस मे बी अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। मुझे ओवर स्टेटमेंट चेक करना है कि मुझे अंडर स्टेटमेंट चेक करना है, क्या चेक करना है उसके हिसाब से हर बार अलग ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट होंगे। ओवर स्टेटमेंट चेक करना है तो कुछ और ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट होंगे, और अंडर स्टेटमेंट चेक करना है तो कुछ और ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, अपन ने क्लास में बहुत डिटेल में चर्चा की थी। फिर आ जाते हैं अपन कहां पर, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो भाई ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, सफिशिएंसी क्या बताती, सफिशिएंसी मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस चेक करना है, मतलब आपको सफिशिएंसी चेक करना है। ठीक है, और अप्रोप्रिएटनेस में क्या है, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस को आप देखते हो, जो कि नॉर्मली इस बात पर डिपेंड करती है कि कोई एविडेंस कितना रेलिवेंट और रिलायबल है। जो एविडेंस जितना रेलिवेंट एंड रिलायबल होगा उसको उतना क्वालिटी वाला माना जाएगा, उतना अप्रोप्रिएट माना जाएगा। ठीक है, अब सर सफिशिएंसी डिपेंड काय पर करती है, एक तो रिस्क पर, अगर रिस्क ज्यादा होगी तो ज्यादा एविडेंस लगेंगे, और रिस्क कम होगी तो कम एविडेंस लगेंगे। एक और क्या लिखा है, हायर द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, अगर अच्छी क्वालिटी के ऑडिट एविडेंस होंगे तो कम क्वांटिटी में भी चलेंगे। समझ रहे हो, अगर अच्छी क्वालिटी के ऑडिट एविडेंस होंगे तो कम क्वांटिटी में होंगे तो भी चलेंगे, और खराब क्वालिटी के ऑडिट एविडेंस है तो फिर भाई ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एविडेंस कलेक्ट करने पड़ सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पर अप्रोप्रिएटनेस में और क्या लिखा है, डिपेंड्स ऑन सोर्स, नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड। अपन ने अभी बोला था कि किसी भी एविडेंस की क्वालिटी या रिलायबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस सोर्स से आया है, उसका नेचर क्या है और किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर उसे ऑब्टेन किया गया है। ठीक है सर, फिर यहां पर क्या लिखा है सर, जनरल डिस्कशन अबाउट साई पर, इसको रुक जाओ, पहले अपन ना ये देख लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंसी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं सर, ये तो आपने अभी बताए थे, ये लिखिए दोनों। हाँ, तो उन्हीं को और डिटेल में लिखा गया, यूं समझ लो आप, यहां पर जनरल लिखा है, यहां पर थोड़ा ढंग से लिखा है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, A+ कैटेगरी का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले रिस्क बताओ, अगर रिस्क कम होगी, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है तो क्या मुझे ज्यादा एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे, आंसर इज नो, लेस एविडेंस विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर रिस्क को इन्होंने बता दिया कि रिस्क दो टाइप की हो सकती है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, जो कि अपन चैप्टर 3 में ऐसे 315 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसको होल्ड करो, आप नॉर्मल बोलना कि अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है तो लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड एंड वाइस वर्सा। फिर मटेरियलिटी, अगर कोई ऐसी अजर्सन मुझे चेक करना है जो कि कम मटेरियल है फॉर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड। और अगर सोचो कोई अजर्सन चेक करना है और वो बहुत मटेरियल होती, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती, तो फिर उसके केस में हमें मोर एविडेंस रिक्वायर्ड होते। बोलो यारो। लास्ट, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, अगर बहुत छोटी पॉपुलेशन है वो भी, या एक जैसी पॉपुलेशन है, ऐसा कुछ है, तो आपको कम एविडेंस लगेंगे। आप बताओ यार बेटा, रिलायंस का ऑडिट करने जाओगे तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब पॉपुलेशन बहुत सारी होगी तो ऑब्वियसली ज्यादा एविडेंस लगेंगे। एक छोटी सी कंपनी का ऑडिट करने जाओ तो वहां पर बहुत कम एविडेंस में भी काम चल जाएगा। तो बड़ी पॉपुलेशन में ज्यादा चेकिंग, ज्यादा ऑडिट एविडेंस, छोटी पॉपुलेशन में कम चेकिंग करनी पड़ेगी तो कम एविडेंस ही लगेंगे। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? ओके सर, ये इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल, इसका मीनिंग मैं ऐसे चैप्टर 3 में मैंने बताया है, तो वहां पर आप देख लेना। ठीक है, फिर क्या लिखा है सर, अच्छा अपन ने जो छोड़ा था इसको रीड कर लेते हैं। जनरल डिस्कशन अबाउट साई, जनरल डिस्कशन अबाउट साई क्या है सर, ऑडिटर शेल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग साई। सबूत इकट्ठे करने के लिए ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट प्रोसीजर लगाता है। तो मैंने बताया था ऑडिट करना मतलब ऑडिट प्रोसीजर लगाना। ऑडिट प्रोसीजर क्यों लगाना है, ताकि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकें। ऑडिट एविडेंस से हम अपने कंक्लूजन निकालेंगे, ओपिनियन बनाएंगे, और उसको कहां लिखेंगे, ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे। ऑडिट एविडेंस इज नेसेसरी टू सपोर्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन एंड रिपोर्ट। सही बात है सर, ऑडिट एविडेंस क्यों नेसेसरी है, क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको, मेरी ओपिनियन को और मेरी रिपोर्ट को। नहीं तो मेरी रिपोर्ट और ओपिनियन तो बेसलेस हो जाएगी। मेरी ओपिनियन किस बात पर बेस्ड होती है, सबूत के आधार पर। ओपिनियन की नींव क्या है, फाउंडेशन क्या है, ऑडिट एविडेंस है ना। ऑडिट एविडेंस कंप्राइज बोथ, ऑडिट एविडेंस में किस किस टाइप की चीजें आती हैं, इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स एंड करोबरेट्स मैनेजमेंट एजर्शंस, ऐसी इंफॉर्मेशन जो सपोर्ट करे मैनेजमेंट के एजर्शंस को। मैनेजमेंट ने जो भी दावे करे तो उन दावों को सपोर्ट करने वाली इंफॉर्मेशन हो या करोबरेट करने वाली इंफॉर्मेशन हो, वो तो ऑडिट एविडेंस है ही।
है ना। प्लस अगर कोई इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो वो इन्फॉर्मेशन भी क्या कहलाएगी, ऑडिट एविडेंस हमें बन जाएगी। आप बताओ मुझे, मान लो, देखो इसको समझा दे रहा हूं मैं थोड़ा सा। इसमें क्या है कि मान लो कोई मैनेजमेंट ने अपनी बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग दिखाई है, ठीक है। अब उसमें उन्होंने वैल्यू दिखाई है मान लो 50 करोड़ रुपए, डन। अब मान लो मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले कहीं बाहर से कि यार इसकी वैल्यू लगभग 48 से 52 करोड़ के बीच में होना चाहिए, मतलब लगभग 50 करोड़ के आसपास ही होना चाहिए। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन सपोर्ट कर रही है मैनेजमेंट के एजर्सन को, करोबरेट कर रही, करोबरेट करना मतलब भी सपोर्ट करना ही होता है, एडिशनल सपोर्ट दे रही है। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे बाहर से पता चली कि इस बिल्डिंग की कीमत लगभग 50 करोड़ होगी, तो क्या ये मैनेजमेंट के दावों को सपोर्ट कर रही है? हाँ, मैनेजमेंट ने 50 करोड़ की बिल्डिंग दिखाई है और मुझे बाहर से ही पता चला कि इसकी वैल्यू लगभग 50 करोड़ होना चाहिए, ऐसा। तो मतलब अपन ये कि रिलाय कर सकते हैं उस चीज पे, और क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सपोर्ट कर रही है। अच्छा, अगर मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले कि यार इसकी वैल्यू अब मात्र 10 करोड़ बची है, इस बिल्डिंग की वैल्यू मात्र 10 करोड़ बची है, मैनेजमेंट ने उसे 50 करोड़ पे दिखाया है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन है। क्या ये भी ऑडिट एविडेंस है? हाँ, ये भी ऑडिट एविडेंस है। ये इस बात का ऑडिट एविडेंस है कि आपने कोई चीज गलत दिखाई है, आपकी अजर्सन गलत प्रूफ हो रही है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट की अजर्सन को सपोर्ट करे, करोबरेट करे, तो वो भी ऑडिट एविडेंस है, और अगर कॉन्ट्राडिक्ट करे तो वो भी ऑडिट एविडेंस है, ठीक है ना। ओके, फिर क्या लिखा है, समटाइम्स एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। अगर कोई चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो वो भी किसी बात का सबूत है। ओ माय गॉड, जैसे कि मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया WR देने से, मैंने मैनेजमेंट से कहा कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो, उसमें लिख कर दो कि आपने हमसे कुछ भी छुपाया नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम लिख कर नहीं देंगे, समझ रहे हो। तो ये तो एब्सेंस ऑफ WR हो गया, एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया। तो क्या ये भी एक ऑडिट एविडेंस है? हाँ, ये भी इस बात का सबूत है कि कुछ ना कुछ तो झोल जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, तभी आप लिख कर नहीं दे रहे हो। हाँ सर, तो ये ध्यान रखना बेटा, इस पर क्वेश्चन बना था, आप देखना किसी MTP में इस पर क्वेश्चन आया था, है ना। तो ऑडिट एविडेंस में वो इन्फॉर्मेशन भी आती है जो सपोर्ट करती है मैनेजमेंट अजर्सन को, वो इन्फॉर्मेशन भी आती है जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है मैनेजमेंट अजर्सन्स को, और वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो इसको भी एक ऑडिट एविडेंस के रूप में यूज करा जाता है, जैसे मैनेजमेंट का WR देने से मना करना। फिर क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इन फॉर्मिंग द ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड एवेल्यूटिंग ऑडिट एविडेंस। मतलब जब ऑडिटर ओपिनियन देता है, तो ओपिनियन देने के लिए जो वो सबसे ज्यादा काम करता है, वो सही मायने में क्या है, वो ऑडिट एविडेंस ही तो ऑब्टेन कर रहा होता है। आप ये समझो कि अगर कोई इंसान बार बार कह रहा है कि मैं ऑडिट एविडेंस, सॉरी मैं ऑडिट कर रहा हूँ, इसका मतलब एक तरीके से वो ये कर रहा है कि वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहा है, उनको इवेल्युएट कर रहा है ना। तो ऑडिटर का जो मेन काम होता है सही मायने में वो ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करके उसे इवेल्युएट करना ही होता है। एंड फाइनली, रीजनेबल एश्योरेंस इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड साई टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। भाई अगर आप रीजनेबल एश्योरेंस लेना चाहते हो, देना चाहते हो, जो भी है, तो आपको साई ऑब्टेन करने पड़ेंगे। अगर आपने सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करे और आप कह रहे हो कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं, तो आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत कह रहे हो। आप किसी को अगर अच्छे लेवल का आश्वासन देना चाहते हो तो पहले उस लेवल के सबूत तो इकट्ठे करो। मैंने सबूत इकट्ठे करे और हर चीज़ के सबूत इकट्ठे करे, और फिर बोल रहा हूँ कि यार नहीं, कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है, तो हाँ, लोग मेरी बातों पे भरोसा करेंगे। बिना सबूत के हवा में बातें कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है यार, है ना। ओके सर, क्या ये क्लियर है बेटा? यस। फिर और आगे बढ़ते हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स कौन कौन सी होती हैं, कितने बार अपन ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है। तो सर ऑडिट प्रोसीजर में पहले होता है रैप, जिसके अंदर हम रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करते हैं, ठीक है, इस बारे में जिक्र है 315 में। फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, तो रैप लगाने के बाद रैप के जो भी आउटकम आते हैं उसके हिसाब से हम अपनी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करते हैं, और उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंट्रोल्स को चेक करते हैं, इसलिए नाम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। इसे कंप्लायंस प्रोसीजर भी कहा जाता है। फिर कंट्रोल्स जिस एरिया में जैसे मिलते हैं उस हिसाब से हम अपने आगे की सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्चुअली चेक करना, ठीक है। अब वो हम डिटेल में चेक कर सकते हैं तो उसे टेस्ट ऑफ डिटेल कहा जाता है। हम केवल एनालिटिकल प्रोसीजर लगाकर भी चेक कर सकते हैं, हम चाहें तो दोनों को मिलाकर भी चेक कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या होता है बेटा, टेस्ट ऑफ डिटेल में अगर आप ट्रांजेक्शन को चेक कर रहे हो, मतलब P&L के आइटम्स को चेक कर रहे हो, मतलब आप वाउचिंग कर रहे हो, अगर आप बैलेंस शीट के आइटम चेक कर रहे हो, मतलब असेट और लाइबिलिटी चेक कर रहे हो, तो उसे वेरिफिकेशन कहा जाता है। तो ये बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि चैप्टर 1 में अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब
कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर होती हैं जिनकी हेल्प से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे जाते हैं? कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स या मेथड होती है जिनकी हेल्प से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए जाते हैं? याद है? ICAIORR, यस सर याद है। तो ICAIORR, I फॉर इंक्वायरी, C फॉर कंफर्मेशन दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन, A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, I फॉर इंस्पेक्शन, O फॉर ऑब्जर्वेशन, R फॉर रिकैलकुलेशन, R फॉर रीपरफॉर्मेंस, है ना। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं ICAIORR, ICI और तुम, ठीक है। तो अब ये तो याद रखने लिखा था, अब एक एक करके आराम से अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करना। इंस्पेक्शन का मतलब होता है रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करना। वो डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, उनको एग्जामिन करना मतलब इंस्पेक्शन। जैसे कि अगर हमें कंट्रोल्स को चेक करना है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट पर साइन है कि नहीं। एविडेंस ऑफ ऑथराइजेशन मतलब अगर कोई चीज की आप अप्रूवल लेने जाओगे तो आप उस पर साइन करा के लाते हो कि नहीं लाते हो। आपको छुट्टी चाहिए घर जाने की तो आप एप्लीकेशन लेकर आते हो, उस पर साइन कराते हो ना हमारे या जो भी आपके टीचर हैं, तो वो क्या है? ऑथोराइजेशन नहीं है, अप्रूवल नहीं है ऐसा। तो अगर आपको किसी चीज का ऑथोराइजेशन चेक करना है कि कोई काम पूछ के किया जाता है नहीं किया जाता है, ये वाला कंट्रोल चेक करना है, तो आप इंस्पेक्शन कर सकते हो रिकॉर्ड्स का और उस पर देख सकते हो साइन है कि नहीं है। वो साइन ही क्या है? एविडेंस फॉर ऑथोराइजेशन। फिर इंस्पेक्शन में एक चीज और आती है, इंस्पेक्शन ऑफ टेंजिबल असेट। इंस्पेक्शन ऑफ टेंजिबल असेट जिसको आप छूकर देख सकते हो। तो जाओ, तुमने इन्होंने लैंड और बिल्डिंग दिखाई है अपनी बैलेंस शीट में, जाओ देख कर आ जाओ कहाँ है, इंस्पेक्ट करके आ जाओ, ठीक है। फिर अगर आप टेंजिबल एसेट का इंस्पेक्शन कर रहे हो तो इन्होंने एक छोटी सी बात यहां पर ऐड की है कि देखो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा अबाउट व्हाट एग्जिस्टेंस। अरे लैंड बिल्डिंग देखकर आओगे तो आपको एग्जिस्टेंस का प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ लैंड बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस पर राइट या ऑब्लिगेशन जो भी है वो एंटिटी का है? नहीं, इससे ये पता नहीं चलेगा, उसके लिए पेपर्स देखने पड़ेंगे। क्या आपको वैल्यूशन पता चल जाएगा? अरे आप लैंड बिल्डिंग देख के आए, आपको वैल्यूशन पता चल जाए, कैसे पता चलेगा? तो अगर आप इंस्पेक्शन ऑफ टेंजिबल एसेट कर रहे हो तो आपको एग्जिस्टेंस के बारे में तो जानकारी मिल जाएगी, लेकिन राइट के बारे में नहीं पता चलेगा, वैल्यूशन के बारे में शायद नहीं पता चलेगा। बोलो यारो। फिर आते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है? अरे ये तो पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज करा है हमने। इट इज एन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू दी ऑडिटर फ्रॉम थर्ड पार्टी इन पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एनी अदर फॉर्म। क्या लिखा है? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू दी ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इन पेपर फॉर्म, बाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और बाय अदर मीडियम। ठीक है, तो 505 पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो जब पढ़ोगे वहां पर बहुत अच्छे से डिस्कशन है इसमें, है ना। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है सर? जब भी एनालिटिकल प्रोसीजर की बात आए तो समझ जाना कि चीजों को एक दूसरे से कंपेयर करना, उनके रिलेशनशिप को स्टडी करना इज व्हाट एनालिटिकल प्रोसीजर। लास्ट ईयर के डेटा से कंपेयर करना, सिमिलर इंडस्ट्री के डेटा से कंपेयर करना, बजट से कंपेयर करना, दो चीज़ों के रिलेशन बना के इस साल के रिलेशन को पिछले साल के रिलेशन से मैच करना, जैसे कि जीपी का सेल्स से रिलेशन, ऐसा। इसके बारे में जिक्र कहाँ पर है? ऐसे 520 में है। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन एक बार रीड कर देता हूँ। इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल लिखा, केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करना इज व्हाट एनालिटिकल प्रोसीजर। थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप या पॉसिबल रिलेशनशिप या रीजनेबल रिलेशनशिप, जहां पर रिलेशनशिप बन सकता है ना, तो थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर में और क्या आता है? इट ऑल्सो इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन और रिलेशनशिप दैट आर इनकंसिस्टेंट विद द अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाई और आपको लगता है कि ये फलाना अमाउंट 10 लाख का होना चाहिए और आपने देखा कि इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में तो ये 8 लाख है, इसका मतलब ये कि इनकंसिस्टेंसी अराइज हुई, तो उसको इन्वेस्टिगेट करोगे 2 लाख का डिफरेंस क्यों आ रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन को भी एनालिटिकल प्रोसीजर का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है सर। इंक्वायरी क्या होती है? इस पर सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। इंक्वायरी क्या होता है सर? सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन। अरे इन्फॉर्मेशन तो उसी से लोगे ना जिसको नॉलेज होगा। ठीक है, तो सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल भी। किससे लेंगे? फ्रॉम विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी। इन्फॉर्मेशन हम एंटिटी के लोगों से भी ले सकते हैं और बाहर के लोगों से भी ले सकते हैं। यूज्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट इन एडिशन टू अदर ऑडिट प्रोसीजर। अदर ऑडिट प्रोसीजर तो लगाते ही है, पर इंक्वायरी एक ऐसी ऑडिट प्रोसीजर जिसका यूज भयंकर होता है। इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट। फिर इंक्वायरी
दो फॉर्म में हो सकती है, तो फॉर्मल रिटर्न फॉर्म में हो सकती है, इनफॉर्मल ओरल फॉर्म में हो सकती है। फिर इंक्वायरी से आपको वो वाली जानकारी मिल जाएगी जो आपके पास पहले से नहीं थी। इंक्वायरी में प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नॉट प्रीवियसली पजेस्ड बाय द ऑडिटर। इंक्वायरी से आपको वो जानकारी मिल जाएगी जो पहले आपने जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की थी उससे अलग होगी। अरे मैं इंक्वायरी कर रहा हूं तो हो सकता है मुझे कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जो पहली वाली इन्फॉर्मेशन से अलग हो। तो क्या लिखा है? इंक्वायरी में प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन विच इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर। इवेल्युएटिंग रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस। आपने किसी से इंक्वायरी करी, उसका रिप्लाई आया, उस रिप्लाई को आपने इवेल्युएट करा कि वो कितना सही है। ये इवेल्युएशन भी क्या है? इंटीग्रल पार्ट है इंक्वायरी प्रोसेस का। बहुत बढ़िया सर। इंक्वायरी अकेला, इंक्वायरी अलोन ऑर्डिनरीली डज नॉट प्रोवाइड द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। भाई ध्यान रखना, इंक्वायरी अकेला कभी भी सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए इंक्वायरी के साथ और भी सारी ऑडिट प्रोसीजर यूज की जानी चाहिए। इंक्वायरी अकेले को यूज मत करना। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन क्या होता है यार? कोई और परफॉर्म कर रहा है कोई प्रोसीजर को, तुम उसको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। सो लुकिंग एट अ प्रोसेस बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स। प्रोसेस कोई और कर रहा है, आप केवल देख रहे हो, जैसे कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स लिखा है। ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग बाय एंटिटीज पर्सनल। बोलो यारो, यस सर। फिर ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड्स ऑडिट एविडेंस अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस बट इज लिमिटेड टू द पॉइंट इन टाइम एट विच द ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस। क्या मतलब हुआ सर? ऑब्जर्वेशन में एक दिक्कत है, एक लिमिटेशन है कि इसमें जो भी प्रूफ आपको मिला है वो लिमिटेड टू अ पॉइंट ऑफ टाइम होता है, मतलब किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ही लिमिटेड होता है। एग्जाम्पल मैंने दिया था कि जब पप्पा आए तभी आप पढ़ने बैठ गए, फिर पप्पा गए तो आप 2 घंटे तक बढ़िया यासी कर रहे थे, फिर पप्पा आए तो आप फिर पढ़ने बैठ गए। पप्पा को तो हर बार क्या लगेगा कि आप पढ़ाई ही कर रहे हो जबकि आप नहीं कर रहे हो। बोलो यारो, क्या बोलते हो? यस सर। तो ऑब्जर्वेशन का लिमिटेशन क्या है कि इट इज लिमिटेड टू पॉइंट इन टाइम, जिस पर ऑब्जर्वेशन हुआ है, उसके बाद और उसके पहले क्या हो रहा था वो कोई भी नहीं जानता है। बताइए यारो। फिर रिकैलकुलेशन क्या होता है यार? किसी भी जीएसटी के रेट बिल को कैलकुलेशन चेक कर लो सही है कि नहीं है, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन चेक कर लो सही है कि नहीं है। तो चेकिंग मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। रीपरफॉर्मेंस क्या होता है सर? जो प्रोसीजर मैनेजमेंट ने पहले कभी परफॉर्म करी थी और वही प्रोसीजर को अब हम परफॉर्म करके देखेंगे तो उसे बोल देंगे रीपरफॉर्मेंस। ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर और कंट्रोल दैट वर ओरिजिनली परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन, ऑडिटर खुद एग्जीक्यूट कर रहा है अकेला, क्या? ऑफ प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स दैट वर ओरिजिनली परफॉर्म, जो ओरिजिनली परफॉर्म किए गए थे एज अ पार्ट ऑफ एंटिटीज कंट्रोल, या यूं कहो कि जो प्रोसीजर या जो कंट्रोल्स मैनेजमेंट ने परफॉर्म करे थे उनको अब मैं इंडिपेंडेंट मतलब खुद अलग से उस चीज को दोबारा परफॉर्म करके देख रहा हूं, तो उसे बोलेंगे क्या? रीपरफॉर्मेंस। एग्जाम्पल ध्यान रखना, मोस्ट टाइम भी भाई इस पर क्वेश्चन बहुत बनता है, मॉड्यूल के अंदर भी पूछा गया है, तो रीपरफॉर्मेंस को ध्यान रखना। जैसे रिकंसिलिएशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट, उन्होंने रिकंसिलिएशन बनाया है, तुम फिर से बना के देख लो, तो रीपरफॉर्मेंस। उन्होंने जो प्रोसीजर परफॉर्म की थी उसको आप भी परफॉर्म करके देख रहे हो। रीपरफॉर्मेंस ऑफ एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, उन्होंने अकाउंट रिसीवेबल का एजिंग शेड्यूल बनाया है, तुम भी बना के देख लो, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल वो बार बार यूज कर रहा है क्वेश्चन को पूछने में, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। भूल जाओ, डर लग रहा है तो आर बना लो यारो। बताओ, चलो बाबा और आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट, बस हम एंडिंग की तरफ चल रहे हैं इस ऐसे में, बस 5 मिनट लगेंगे शायद। तो सर कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है? एक्सपर्ट हो सकता है। अरे मैनेजमेंट का एक्सपर्ट मतलब मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय हर चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां पर क्या लिखना है, किस चीज का अमाउंट कितना आएगा वो निकालते नहीं आता है कभी कभी, तो मैनेजमेंट क्या करता है? एक्सपर्ट की हेल्प लेता है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट कौन हो सकता है? इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जिसको एक्सपर्टाइज हो किसी ऐसी फील्ड में जो अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के हो। सर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के एक्सपर्ट अपन ही ना, तो इसको अपन एक्सपर्ट नहीं बोलते। एक्सपर्ट मतलब अपनी फील्ड के अलावा जो किसी और फील्ड का एक्सपर्ट है उसको एक्सपर्ट कहा जाता है। सो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पोजेसिंग एक्सपर्टाइज इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग whose work is used by the entity in preparing the financial statement। मैनेजमेंट या फिर एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए जब कभी मैनेज किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेती है तो उस एक्सपर्ट को कहा जाता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट। फिर क्या लिखा है सर? कौन कौन से मैटर कंसिडर करना चाहिए? दैट विल अफेक्ट द नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर व्हाइल यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट एज ऑडिट एविडेंस। बताओ भाई,
मुझे पता चला कि कोई काम मैनेजमेंट वालों ने एक्सपर्ट की सहायता से कराया है। मैंने बोला ये अमाउंट कहाँ से आया बैलेंस शीट में, बोले ये हमने एक्सपर्ट से निकलवाया है। ठीक है ना, जैसे कोई प्रोविजन है या P&L में उन्होंने कुछ दिखाया है तो अपन बोलेंगे भाई ये अमाउंट कहाँ से आया, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये कहाँ से आया। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हमें दिखाई देती है तो उन्होंने बोला कि हमने एक्सपर्ट से करवाया है, तो क्या अब हम चेक नहीं करेंगे कि एक्सपर्ट ने करा? नहीं, हम तो चेक करें, एक्सपर्ट भी तो गलत कर सकता है। तो सर अब मैं सोच रहा हूँ कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट को चेक करा जाए, एक्सपर्ट के काम को चेक करा जाए। अगर एक्सपर्ट का काम सही निकला, मतलब ये जो अमाउंट दिखाया है P&L में या बैलेंस शीट में जहां भी इनने, वो सही है, अदरवाइज दिक्कत है, प्रॉब्लम है। तो सर क्या करें? तो उन्होंने बोला कि आपको पहले ये सोचना है, आपको पहले ये सोचना है कि आपको मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का काम कितना चेक करना है, ज़्यादा चेक करना है कि कम चेक करना है, मतलब नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा। आप मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट है उसके काम को चेक करते समय ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे तो ऑडिट प्रोसीजर का नेचर टाइम एक्सटेंड क्या रखोगे, मतलब उसके काम को ज़्यादा चेक करोगे कि कम चेक करोगे। बहुत सारी प्रोसीजर लगाओगे उसके काम को चेक करने के लिए कि थोड़ी बहुत प्रोसीजर लगाओगे। तो ये किन मैटर्स पे डिपेंड करता है, ये किन मैटर्स पे डिपेंड करता है। सुनो, सबसे पहला, क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट एम्प्लॉयड है या फिर पार्टी टू प्रोवाइड रेलिवेंट सर्विसेज। सिंपल है, हम पूछेंगे क्यों भाई ये जो एक्सपर्ट है तुम्हारा, ये एक्सपर्ट तुम्हारा गुलाम है क्या, मतलब तुम्हारा एम्प्लॉय है क्या, या फिर ये कहीं बाहर अपना इसका खुद का ऑफिस और ये तुम्हें सर्विस दे रहा है। वो कहेंगे सर ये तो हमारा एम्प्लॉय, हम ओहो तुम्हारा ही गुलाम है तो तुम्हारे हिसाब से काम करा होगा, मतलब हमें इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, हम तो ज़्यादा चेकिंग करेंगे, ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। समझ रहे हो, डीप में चेकिंग करेंगे। समझ में आ रहा है डायरेक्शन? ठीक है सर, तो क्या ये एक्सपर्ट तुम्हारा एम्प्लॉय है या फिर ये सर्विस प्रोवाइडर है? एक दूसरा कौन सा काम आपने इससे करवाया, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। कोई इंपोर्टेंट काम करवाया है क्या तो ज़्यादा चेक करेंगे, लेस इंपोर्टेंट होगा तो कम चेक करेंगे। क्या काम करवाया, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। तीसरा, इस मैटर में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो काम आपने उनसे करवाया है उस मैटर में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी थी। अरे सर वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर था, हाँ तो फिर मैं ज़्यादा चेकिंग करूंगा, ज़्यादा प्रोसीजर लगाऊंगा। ठीक है, फिर इस मैटर में रिस्क कितनी थी, रिस्क ज़्यादा थे, ओहो फिर तो ज़्यादा चेकिंग करूंगा। तो समझ रहे हो आप, सबसे पहले ये आपका एम्प्लॉय है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है, फिर क्या काम आपने इससे करवाया है, उस काम में कॉम्प्लिकेशंस कितने थे, उस काम में रिस्क कितनी थी, फिर कंट्रोल्स कितने थे जब आप एक्सपर्ट की वर्क की सहायता ले रहे थे। मैं एनटीटी से बोल रहा हूँ, एनटीटी तुम जब एक्सपर्ट से काम करवा रहे थे तो कंट्रोल्स कितने थे इस प्रोसेस में। जैसे कि जब भी एक्सपर्ट ने डेटा मांगा तो डेटा किसने प्रोवाइड करा, प्रोवाइड करते समय अप्रूव किसने करा उस डेटा को। पता चला तुमने गलत डेटा दिया हो बेचारे एक्सपर्ट को तो काम वैसे ही गलत हो गया उसका। तो जब पूरा प्रोसेस हो रहा था, जब एक्सपर्ट से काम करवाया जा रहा था तो कितने कंट्रोल्स थे, कंट्रोल्स बहुत अच्छे थे सर। हाँ तो फिर मैं नेचर टाइम एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगा, ज़्यादा प्रोसीजर्स नहीं लगाऊंगा। ठीक है, याद रहेंगे 5 पॉइंट। बताओ कौन सा काम करवाया, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी थी उसमें, कितनी रिस्क थी, कितने कंट्रोल्स लगाए गए थे वहां पर। और जीवन में जब भी मुझे कुछ चेक करना होता है तो एक तो मेरा नॉलेज काम में आता है और प्रीवियस एक्सपीरियंस काम में आता है। अगर मेरा नॉलेज बहुत शानदार होगा कि मैं मतलब जो काम मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट से करवाया उस काम का नॉलेज अगर मेरा बहुत ज़्यादा होगा तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और अगर नॉलेज कम होगा तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा होगा, मेरा बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है तो मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज ज़्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी। बोलो यारो। और लास्ट पॉइंट देखो, ये साथ में भी काम चल जाएगा पर दो और जो है बता देता हूं मैं जल्दी से। आप पता कर लो क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट पर भी कोई स्टैंडर्ड वगैरह लगते हैं, टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अगर लगते होंगे तो हम चेक करेंगे वो स्टैंडर्ड फॉलो करे कि नहीं करे। इसके अलावा देख लो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, मतलब जो काम जो अमाउंट इन लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया है, हमने पूछा अमाउंट कहाँ से आया, इन्होंने बोला मैनेजमेंट उन्होंने बोला एक्सपर्ट की रिपोर्ट से आया है, तो हम एक्सपर्ट की रिपोर्ट को चेक कर रहे हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है ना, हम देखेंगे कि क्या इस अमाउंट को चेक करने की कोई ऑल्टरनेट एविडेंस भी है, मतलब एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अलावा कोई और भी तरीका है इस अमाउंट को चेक करने का। अगर और भी तरीके होंगे तो मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी, मैं एक्सपर्ट के काम में फिर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लूँगा, और भी तो सबूत है वहाँ से भी तो चेक कर सकता हूँ। और अगर वही एकमात्र तरीका है तो फिर करो भाई, अच्छे से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो जितने याद रह जाए 5-7 याद रख लो, बहुत है ना। फिर व्हाट टू चेक बिफोर रिलाइंग ऑन दी वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैं सोच रहा हूँ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर रिलाय करूँ कि ना करूँ, उसके वर्क पर रिलाय करूँ कि ना करूँ, तो उसके पहले क्या क्या चेक करना है। तो क्या चेक करें सर, क्या करना है हमें रिलाय करने के पहले क्या करना है। सबसे पहले ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी वर्क ऑफ एक्सपर्ट, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी वर्क ऑफ दी एक्सपर्ट। सबसे पहले बेटा जीवन में कुछ भी काम करो, लाइफ में कुछ भी आप करो, अगर चेक करने जा रहे हो तो पहले समझ तो लो
तो पहले अंडरस्टैंडिंग ले लो कि उसने क्या काम करा है एक्सपर्ट ने, है ना। फिर आप उस एक्सपर्ट को, उस इंसान को, उस आदमी को चेक कर लो कि उसमें CCO कितना था, मतलब वो आदमी कितना कॉम्पिटेंट था, कितना कैपेबल था, कितना अच्छा इंसान था, ऑब्जेक्टिविटी कितनी थी। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें उसके अंदर होंगी तो मतलब वो सही इंसान है। वो सही इंसान है तो नॉर्मली अपन बोल सकते हैं वो काम भी सही करेगा, गारंटी नहीं है हालांकि इस बात की। इसलिए हम क्या करेंगे, इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट वर्क एज ऑडिट एविडेंस। हम ये भी देखेंगे कि जो उसने वर्क करा है वो कितना अप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इंसान अच्छा फिर भी काम ढंग का ना करे। तो हमने पहले अंडरस्टैंडिंग लेना है कि उसने काम क्या करा है, जो काम उसने करा है उस वर्क की अंडरस्टैंडिंग लो। फिर उस एक्सपर्ट में CCO चेक करो, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी चेक करो। फिर उसके काम की अप्रोप्रिएटनेस चेक करो। सर अगर एग्जाम में आया ये आ गया मैटर्स टू बी कंसिडर्ड, या फिर ये आया है सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्या लिखना है, दोनों लिखो ना, क्या दिक्कत है। सर ऐसे पूरे पेपर में हम यही करते रहेंगे बेटा, कितनी बार ऐसा होता है। पूरे पेपर में शायद एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ कन्फ्यूजन होगा। तो मैं तो डिफेंसिव अप्रोच अपनाने को बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना। पूरा लिख के आओगे तो बहुत ही अच्छी बात है ना। कितनी लाइन लिखनी, 3 लाइन तो और लिखनी है यार बेटा। अरे सर गुस्सा क्यों कर, तू लिख देंगे ना सर। ठीक है, वेरी गुड बेटा। अब आ जाते हैं हम अपनी अगली हेडिंग पर, 9th नंबर की हेडिंग, जो कि मोस्ट IMP है बेटा। अलर्ट हो जाओ सारे बच्चे, सांस ले लो। तो आइए भाई देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। बताओ भाई, आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन गए हो। ऑब्टेन गए हो मतलब क्या, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने गए हो ना। हाँ सर भाई। तो आपके पास 3 तरीके हैं। पहला, आप ऑडिट सैंपलिंग लगाओ। ऑडिट सैंपलिंग जो आपने सबसे ज़्यादा सुना है, पूरी पॉपुलेशन में से कुछ आइटम रेंडमली सेलेक्ट कर लो, फिर उन पर ऑडिट प्रोसीजर लगाओ, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑडिट सैंपलिंग। इस पर तो पूरा ऐसे 530 है। दूसरा क्या आता है, सेलेक्टिंग ऑल आइटम्स। ओहो, ऐसा भी हो सकता है कि हमें ऑल आइटम सेलेक्ट कर लें और पूरे आइटम चेक करें। कभी कभी सर ऐसा भी हो सकता है, ऑल्दो ये सिचुएशन कम बनेगी। तो सर पहली बात तो ऐसा काम कभी कंट्रोल्स को चेक करने में नहीं करना कि पता चला 100% कंट्रोल चेक कर रहा है। क्यों सर? क्योंकि कंट्रोल चेक करना हमारा मेन काम है ही नहीं। तो एटलीस्ट कंट्रोल चेक करने के लिए तो हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर भी अगर करना ही होगा तो ट्रांजेक्शन चेक करने में हम कर सकते हैं, जैसे कि मोर कॉमन इन टेस्ट ऑफ डिटेल ऐसा लिखा हुआ है। डन। अब देखो एग्जाम्पल, मेन जो एग्जाम में आएंगे या आपको लिखने होंगे वो ये है। बताओ वो कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके केस में आप ऑल आइटम्स को चेक करना चाहोगे। पहला, अगर स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स हैं। मैंने क्या एग्जांपल दिया था रियल एस्टेट का, पता चला साल भर में केवल 50 ट्रांजेक्शन ही है, लेकिन हर ट्रांजेक्शन बड़ी बड़ी वैल्यू का है, तो नंबर्स में कम है वैल्यू ज़्यादा है, तो बेटर होगा कि हर ट्रांजेक्शन चेक कर लो। ठीक है सर। तो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम है तो ऑल आइटम चेक कर सकते हो। अगर आइटम्स में रिस्क बहुत है, सर 10 ब्रांच है उसमें से 2 ब्रांच में भयंकर रिस्क है, पूरे आइटम चेक करो। सेलेक्ट ऑल आइटम फॉर चेकिंग। सो आइटम्स हैविंग सिग्निफिकेंट रिस्क। फिर रिपीटेटिव नेचर ऑफ अ कैलकुलेशन है, सिमिलर जैसे एफडी पर इंटरेस्ट रेट है, रिपीटेटिव नेचर ऑफ कैलकुलेशन है। अगर ऐसा है तो आप ऑल ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो। कैसे सर? अरे सॉफ्टवेयर से काम हो रहा है तो आप क्या करो, गिने चुने कुछ ट्रांजेक्शन चेक कर लो, या फिर अपना सॉफ्टवेयर लगा के उसमें उनकी सारी ट्रांजेक्शन डाल के देख लो क्या वही आउटकम आ रहा है जो उनके सॉफ्टवेयर से आ रहा है। तो अगर सॉफ्टवेयर से सस्ते में अगर ये काम हो रहा है कि ऑल ट्रांजेक्शन चेक हो सकते तो कर लो। तो क्या लिखा है, रिपीटेटिव नेचर ऑफ अ कैलकुलेशन, या फिर यूं कहो या अदर प्रोसेस परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम मेक्स अ 100% एग्जामिनेशन कॉस्ट इफेक्टिव। तुम्हारे सारे ट्रांजेक्शन को मैं अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में, अपने सॉफ्टवेयर में डालकर जो भी आउटकम आएगा उसको तुम्हारा आउटकम आए उसको मैच करके देखूंगा। अगर वो मैच हो गया तो बढ़िया काम हो गया। तो अगर सॉफ्टवेयर से, इंफॉर्मेशन सिस्टम से अगर ईजिली सारे आइटम्स को चेक करना कम कॉस्ट में पॉसिबल है तो ऐसे केस में भी हम 100% चेकिंग लगा सकते हैं। क्या ये क्लियर है? यस सर। फिर क्या लिखा है सर, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स। स्पेसिफिक आइटम वही सेलेक्ट कर सकता है जिसको उस एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग हो, जिसको पता हो कि कहां ज्यादा रिस्क है कहां कम रिस्क है, जिसको उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो। अधिकतर लोग इसी का यूज करते हैं, सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स। यार एक बात बताओ, अगर मैं किसी एंटिटी का 10 साल से ऑडिट कर रहा हूं तो क्या मुझे पता नहीं होगा कि कहां ज्यादा गड़बड़ होती है? तो मैं उन्हीं आइटम्स पे ज्यादा फोकस करूंगा ना। मैं ना तो सैंपलिंग लगाऊंगा ना ही मैं ऑल आइटम चेक करूंगा। मैं वहां फोकस हो जाऊंगा जहां मुझे पता है कि गलती होती है। लेकिन तुम सोचो, ये स्पेसिफिक आइटम सेलेक्ट करने का काम क्या मैं पहली साल में जाकर कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि पहले साल में मुझे नहीं पता, उस एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं पता कहां ज्यादा रिस्क है कहां कम रिस्क है, उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे नहीं पता ना, तो कैसे स्पेसिफिक करूं? स्पेसिफिक आइटम वही सेलेक्ट कर सकता है जिसको ये सब जानकारियां हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ऑल आइटम्स ओवर अ सर्टेन अमाउंट। डिसाइड कर लिए 10 लाख के ऊपर के तो सारी ही चेक कर लेंगे यार, एक भी नहीं छोड़ेंगे।
5 लाख से 10 लाख के बीच के कुछ चेक कर लेंगे तो वो एक अलग हो गया। तो 10 लाख के ऊपर के सारे अमाउंट चेक करना, सो ऑल आइटम्स ओवर अ सर्टेन अमाउंट, या फिर की आइटम्स चेक करना, इंपोर्टेंट आइटम्स चेक करना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन चेक कर लेना, ऐसे ट्रांजेक्शन जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ईयर एंड के ट्रांजेक्शन चेक कर लेना, समझ रहे हो, लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन चेक कर लेना, है ना। फिर आइटम्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, कभी कभी मैं कुछ स्पेसिफिक आइटम केवल इसलिए सेलेक्ट कर सकता हूं क्योंकि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे इससे एक अंदाजा लगाना है कि मुझे आगे कैसे क्या चल रहा है, ठीक बात है। तो कभी कभी मैं कुछ आइटम केवल इसलिए भी सेलेक्ट कर सकता हूं क्योंकि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना है। जैसे मैं क्लास में बोलता हूं ना कभी कभी कि अगर मैं पहली बार आपकी क्लास में आया हूं तो हो सकता है मैं क्या करूं कि कुछ आइटम को सेलेक्ट कर लूं, और मतलब कुछ आइटम क्या बोलूं, कुछ बच्चों को सेलेक्ट कर लूं और उनकी कॉपी चेक कर लूं, और एक उनकी कॉपी चेक करने के बाद देखा कि मैं इनमें से कोई भी होमवर्क करके नहीं लाया है, तो मुझे आइडिया मिल जाएगा कि यार ये पूरी क्लास ही लगभग ऐसी है, थोड़ा आइडिया तो मुझे उस बात का मिल ही जाएगा। तो कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मेंटालिटी बनाने के लिए भी मैं कुछ आइटम सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक बात है। चलो, तो ये ऐसा हो गया। इसको बढ़ाते हैं आगे। इसमें नोट में कुछ लिखा है, कौन सा तरीका लगाना है, ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे, स्पेसिफिक सेलेक्ट करेंगे, ऑडिट सैंपलिंग लगाएं, कौन सा लगाना है, किस कॉम्बिनेशन में लगाना है, ये ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर होता है, ऑडिटर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। फिर अगली हेडिंग क्या है, डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ओहो, ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी पर डाउट हो रहा है, क्या करोगे, बोलो बोलो। देखो क्या लिखा है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन सोर्स इज इनकंसिस्टेंट विद अनदर ऑडिट एविडेंस। पहली बात तो डाउट होगा कब, डाउट होगा कब ये बताया है, एक सोर्स कुछ और कह रहा है, दूसरा सोर्स कुछ और कह रहा है, दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी है, तो डाउट तो होगा ही ना। ये कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है, तो दोनों गलत होंगे, मतलब दोनों में से पता नहीं कोई तो गलत है, ऐसा। सो ऑडिटर हैज डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। तो कोई इन्फॉर्मेशन मेरे सामने रखी, या तो मुझे सीधा उस पर ही डाउट हो रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन झूठी है, या फिर दो सोर्स से अलग अलग बातें सामने आ रही हैं इसलिए मुझे डाउट हो रहा है, ठीक है। तो डाउट की सिचुएशन उन्होंने यहाँ पर बता दी, ठीक है। ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा, डिटरमाइन मॉडिफिकेशन और एडिशन टू ऑडिट प्रोसीजर। हो सकता है मुझे अपनी ऑडिट प्रोसीजर चेंज करनी पड़ जाए, अगर मुझे ऑडिट एविडेंस पर डाउट हो रहा है तो मतलब मैं डर जाऊंगा कि कुछ गड़बड़ है यार, कुछ झोल है, तो हो सकता है मैं अपनी ऑडिट प्रोसीजर बढ़ा दूं, चेंज कर दूं, है ना। तो आई कैन मॉडिफाई द ऑडिट प्रोसीजर टू रिजॉल्व द मैटर। कंसिडर इफेक्ट ऑफ मैटर ऑन अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट। फिर मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि यार अदर एस्पेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर ये झूठा एविडेंस मुझे लग रहा है तो और भी एविडेंस झूठे हो सकते हैं, तो वो भी मैं देखूंगा, और साथ में डॉक्यूमेंट कर लूंगा इस बात को मैं एज पर ऐसे 230। इस पर मैंने क्या लिखा है, फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में आने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, एमसीक्यू में ही आ सकता है, तो चिंता मत करो, बस अंडरस्टैंडिंग मन में रख के चलो, है ना। लास्ट हेडिंग इस स्टैंडर्ड की, ऑडिट ट्रेल क्या होता है। लास्ट हेडिंग ऑडिट ट्रेल क्या होता है, इस पे बहुत सारा लिखा है, तो मैंने इसको 3 पार्ट में बांट दिया है। पहले जनरल बातें, फिर एडवांटेजेस लिख दिए, और ये कुछ उसकी बुराई कर दी। तो समझो आप बात को, ये आसान है, आपको बहुत थोड़ा लिखना है, आप पूरा सुनो, अपनी कॉपी में वो पॉइंट लिख लेना जो आप एग्जाम में लिखने वाले हो, क्योंकि इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं, इतना सारा रहता है, आप पूरा पढ़ते हो आपको याद कुछ नहीं रहता है, तो आप पहले ही सेलेक्ट कर लेना और उनका एक सिक्वेंस सेट कर लेना कि ये हमें करना है। नॉर्मली बताओ ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है, आप तो ये ऐसा समझ लो बेटा कि नॉर्मली अगर किसी जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा दें तो क्या होता है, मान लो अपनी विद्योदय एकेडमी के एंट्री पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, अब मुझे बताओ कोई भी अगर अंदर आएगा तो पता चलेगा, कोई बाहर जाएगा तो पता चलेगा, हर चीज़ पता चलेगी, क्या एक्टिविटी हो रही है वो सब पता चलेंगी, कैमरा अगर लगे हैं तो। ऐसे ही सोचो बेटा, अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कैमरा लगा दिया जाए तो क्या पता चलेगा, किसने एंट्री की, किस टाइम पर की, किस डेट को की, कब उसने उस एंट्री में चेंज करा, मॉडिफाई करा, कब उसका अमाउंट चेंज करा, किसने अमाउंट चेंज करा, किसने एंट्री डिलीट करी, किसने फिर से एंट्री कर दी। सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट से जो बिल होता है उससे पहली बार एंट्री हुई, फिर क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस, वो लेजर में गया, फिर ट्रायल बैलेंस में गया, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आया, पूरा फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन बताएगा, कैसे कोई एंट्री सोर्स डॉक्यूमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक आई। तो ये सब कुछ पता चल जाता है कैसे, आपकी ऑडिट ट्रेल से या एडिट लॉग के फीचर से, और आजकल तो ये मैंडेटरी हो गया है, आपने लॉ में भी पढ़ा है, ठीक है। तो एक बार रीड कर देता हूं, बाकी मैंने बता दिया है आपको। सर, इट इज व्हाट अ डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन। डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन दिखेगा आपको कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। फिर इससे आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि कैसे सोर्स डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हुआ एंट्री में, कैसे सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से बिल से एंट्री की गई, फिर कैसे एंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंची, कैसे एंट्री प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंची। फिर इसको ऑडिट एविडेंस के रूप में यूज किया जाता है रिगार्डिंग व्हाट, ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। ये एक ऑडिट एविडेंस के रूप में काम करता है, ठीक है ना।
ऑडिट ट्रेल से आपको पता चल जाएगा कि कोई ट्रांजेक्शन कितना सही है, इंटेग्रिटी क्या है उसकी, कितनी एक्यूरेसी है उसमें। ऑडिट ट्रेल हेल्प इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ सिस्टम एंड एक्टिविटी। वाह यार, सीसीटीवी कैमरा में हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाता है, ऐसी तो तुम समझ लो। क्या ये ट्रांजेक्शन और एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड नहीं, क्या ये सिस्टम और एक्टिविटी उसके अंदर जो भी चल रहा है क्या उसका रिकॉर्ड के रूप में काम नहीं करेगा? करेगा ना सर। फिर वही बात लिखिए, स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड बाय विच अकाउंटिंग, ट्रेड डिटेल्स और अदर इन्फॉर्मेशन डेटा कैन बी ट्रेस्ड टू देयर सोर्स। ये स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड है और इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, किसी भी डेटा को उसके किसी भी डेटा के सोर्स तक पहुंच सकते हो। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई अमाउंट दिख रहा है तो वो कैसे यहाँ तक आया वो पूरा आप फ्लैशबैक में जा सकते हो कि इसके पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, पूरे सोर्स तक पहुंच जाओगे आप। ठीक है। एडवांटेज क्या है? आई थिंक ऐसा एडवांटेज नाम से कुछ दिया नहीं है वहाँ पर, वो तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग से कर दिया है। आप तो सिंपल 7-8 पॉइंट निकाल लेना जो आपको आसान लगे। क्या ऑडिट ट्रेल डेटा की सिक्योरिटी बढ़ा देगा? ऑब्वियसली यार, अब कोई भी चेंज करने में डरेगा, क्योंकि चेंज करोगे ना अगर आप डेटा में टैली में, तो क्या होगा, तो फिर ऐसे केस में आपको बाद में समझाना पड़ेगा कि आपने चेंज क्यों करा था, क्या कारण था, डिलीट करी एंट्री तो क्यों करी। तो इसलिए डेटा की सिक्योरिटी को बढ़ा देता है, इंटरनल कंट्रोल को बढ़ा देता है ये, है ना। ऑडिट ट्रेल कैन हेल्प इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओहो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में हेल्प करता है। किसने एंट्री डिलीट करी थी, मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल, है ना। रीबिल्डिंग इवेंट्स, रीबिल्डिंग मतलब वो सीन रिक्रिएट करना कि पहले क्या हुआ होगा फिर क्या होगा, पूरा सीन पूरा रीबिल्ड कर सकते हो आप इवेंट्स को उस ऑडिट ट्रेल की मदद से। और थॉरो एनालिसिस करते हो प्रॉब्लम एरियाज का, आप अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे कि कहाँ कहाँ इशूज़ हैं। ऑडिट ट्रेल एनालिसिस कैन स्पेसिफाई द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का रीजन ही पता चल जाए। क्यों? जब पता चलेगा कि परचेस में दिक्कत है और परचेस में एंट्री डिलीट करी है और एंट्री फलाना इंसान ने डिलीट करी है, तो वो इंसान को उठाकर अपन उससे रीजन पूछ सकते हैं। इट हेल्प्स इन वेरीफाइंग दैट वेदर अ ट्रांजेक्शन इज इंडीड परफॉर्म्ड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन। ये भी पता चल जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन ऑथराइज्ड पर्सन ने करा है या नहीं करा है। आप देख लो कि एंट्री करना चाहिए मुझे, कोई फलाना एंट्री मान लो 10 लाख के ऊपर की एंट्री मुझे करना चाहिए, मेरी आईडी और पासवर्ड से होना चाहिए, लेकिन कोई और कर रहा है, इसका मतलब पता चल जाएगा कि ऑथराइज्ड पर्सन ने एंट्री नहीं की है। हाउ एवर ऑडिट ट्रेल इन्वॉल्व कॉस्ट। ओहो, ऑडिट ट्रेल में एक नुकसान है और वो क्या है, खर्चा तो आएगा यार। सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स डालोगे, फिर डेटा को सेव करोगे तो खर्चा तो आएगा। तो ऑडिट ट्रेल इन्वॉल्व व्हाट, कॉस्ट। द कॉस्ट इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सिस्टम एक्सपेंडिचर, सिस्टम पे तो खर्चा होगा ही, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन एनालाइजिंग डेटा मेड अवेलेबल बाय दी ऑडिट ट्रेल। मतलब ऑडिट ट्रेल मतलब सीसीटीवी कैमरा का अगर फुटेज आपके सामने आ भी जाए तो उतने पूरे फुटेज में से मीनिंगफुल डेटा निकालने में खर्चा तो लगेगा, टाइम तो लगेगा यार, है ना। तो सर ऑडिट ट्रेल में नुकसान ये है कि इसमें खर्चा आता है, ये ज़बरदस्ती का नुकसान है, इसको बहुत बड़ा नुकसान नहीं कहना चाहिए। अब बोलिए जो खर्चा है ना, एक तो सिस्टम एक्सपेंडिचर के फॉर्म में होता है, दूसरा कई बार टाइम भी लगता है पूरे डेटा को एनालाइज करने में, कि जो आपके काम का डेटा निकालना है ना, तो उस डेटा निकालने में थोड़ा सा एनालाइज में खर्चा टाइम भी आ जाता है ना, टाइम भी ज़्यादा लगता है। हालांकि यूज ऑफ ऑटोमेटेड टूल्स कैन बी यूज टू एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोवाइडेड बाय ऑडिट ट्रेल। मतलब ऑडिट ट्रेल जो आपको बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करेगा, उसमें से जो मीनिंगफुल डेटा निकालना है, इसमें टाइम लगता है, ये इन्होंने बुराई करी। बोले लेकिन ये भी आजकल बहुत आसान हो गया है, क्योंकि बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स आ गए हैं जिनका जिनका असिस्टेंस, जिनकी हेल्प ऑडिटर ले सकता है और वास्ट इन्फॉर्मेशन में से मीनिंगफुल डेटा निकाल सकता है। याद है डेटा एनालिटिक्स या कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। तो बहुत सारे ऐसे ऑडिट टूल्स आ गए हैं जिससे ऑडिट जो ट्रेल है ना, जो वास्ट इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करेगा ना, उसमें से मीनिंगफुल डेटा हम निकाल पाएंगे उन टूल्स की मदद से, है ना। तो एक जनरल बात है। अब इसमें जितना याद रह जाए बेटा, आप तो लिख कर देख लो, एक सीक्वेंस बना लो कि पहले हम ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, जितना याद रह जाए, है ना, क्योंकि ऑडिट ट्रेल बेटा आ सकता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पर हमारा ये रफ वर्क है तो इसको इग्नोर कर सकते हो आप। चलो ये तो हो गया तुम्हारा क्या, ऐसे 500 खत्म। एक चीज़ और है, अभी अपन को 48 मिनट्स हो गए हैं, मैं बस 5 मिनट में आपको एक बार अजर्सन्स और बता देता हूँ इसी के साथ में, तो क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर आपको अजर्सन्स आती तो आप यहाँ से इग्नोर भी कर सकते हो वीडियो, है ना। अजर्सन्स क्या होती हैं भैया बताइए। ये भी ऐसे 500 के आसपास ही दी है बुक में, है ना। तो अजर्सन्स क्या होती हैं सर? अजर्सन्स मतलब मैनेजमेंट ने जो क्लेम करे हैं, जो दावे किए हैं कि ऐसा है वैसा है, वो अजर्सन्स होती हैं। तो मीनिंग क्या लिखा है सर? रिप्रेजेंटेशंस और क्लेम्स मेड बाय द मैनेजमेंट। असर्ट करना, दावा करना, मैनेजमेंट ने क्या क्या दावे करे हैं, क्या क्या अजर्सन्स दी हैं कि ऐसा है वैसा है, जो भी उन्होंने बोला है उसको बोलते हैं अपन अजर्सन। ये एक्सप्लिसिट या अदरवाइज हो सकती है, मतलब इम्प्लिसिट भी हो सकती है। ये एम्बॉडीड होती है इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होती है ना। ऑडिटर इनका यूज करता है क्या करने के लिए? टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एमएमएस,
सीधी सी बात है यार, अजरसन में गलती मतलब एमएमएम से मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। क्या मतलब सर? एक बात बताओ, मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ। आपने अपनी बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिखाई है 50 लाख की, तो जैसे ही आपने ये बिल्डिंग 50 लाख की लिखी, आपने लिखा केवल कितना है, बिल्डिंग इक्वल टू 50 लाख। लेकिन जैसे ही आपने लिखा तो आपने बहुत सारी दावे कर दिए, बहुत सारी अजरसंस क्लेम कर दी, बहुत सारी चीज़ें आपने बोल दी जाने अनजाने में, या एक तरीके से एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। जैसे कि ये बिल्डिंग पर राइट आपका है, ये बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख ही है, बताओ ये बिल्डिंग सच्ची में एग्जिस्ट करती है? ये सब क्या बैलेंस शीट में आपने लिखा है? नहीं लिखा। लेकिन आपने केवल इतना लिखा बिल्डिंग इक्वल टू 50 लाख, लेकिन ये माना जाएगा कि आपने ये क्लेम करा है कि बिल्डिंग आपकी है, आपका राइट है, आपके कंट्रोल में है ये बिल्डिंग, इसकी वैल्यू 50 लाख है, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद ही आई होगी ये, समझ रहे हो आप? इसके पेपर आपके नाम पे है, ठीक है, ये बिल्डिंग सच्ची में एग्जिस्ट करती है। ये सब क्या है, अजरसंस है। सोचो, यही तो ऑडिटर चेक करता है, अजरसंस को चेक करना ही तो ऑडिट है। कोई ट्रांजेक्शन तुमने P&L में दिखाया है तो उसको मैं चेक करूंगा कि ये, जैसे मान लो आपने दिखाया है कि ट्रैवलिंग का खर्चा दिखाया है 5 लाख का, तो आपने तो केवल इतना लिखा कि ट्रैवलिंग इक्वल टू 5 लाख, लेकिन सही मायने में आपने क्या क्या दावे करे हैं? आपने ये दावा करा है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर 5 लाख ही है, ना इससे कम है ना ज़्यादा है, मतलब एक्यूरेट अमाउंट ही आपने दिखाया है। आप ये बात लिखते नहीं हो कि एक्यूरेट है, लेकिन माना जाएगा कि आपने 5 लाख ही हुआ होगा तभी तो 5 लाख लिखा है। ये 5 लाख इसी अकाउंटिंग पीरियड का है, ये सही अकाउंट हेड में दिखाया है, समझ रहे हो आप? कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर का खर्चा छूटा नहीं, इसमें सारे खर्चे हैं। समझ रहे हो आप बात को क्या बोल रहा हूँ? तो ये सब क्या है, अजरसंस है। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है बेटा इनको कहीं क्लास में, है ना। अब अजरसंस क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन की हो सकती है, अकाउंट बैलेंस की हो सकती है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की हो सकती है। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है बेटा, ये अपन चैप्टर 5 में पढ़ते हैं। एक्चुअली प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर खुद अपने आप में एक अजरसन है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर अपने आप में खुद एक अजरसन है, तो आपको बेसिकली यही ध्यान रखनी है मेनली, ठीक है। सर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर अजरसन है का क्या मतलब है? 2 मिनट रुक जाओ, मैं बोलता हूँ, है ना। पहली क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन की अजरसन की बात कर लेते हैं। OACCC, OACCC, O फॉर ऑकरेंस, A फॉर एक्यूरेसी, C फॉर कंप्लीटनेस, C फॉर क्लासिफिकेशन, C फॉर कट ऑफ। देखो ऑकरेंस, जो भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किया है, जो भी मैंने कीवर्ड लिखे हैं यहाँ पर, है ना, डिटेल में नीचे लिखा है पर मैं यहीं से बता दे रहा हूँ। जो भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किए हैं वो सब एक्चुअली ऑकर हुए हैं या नहीं हुए, ये ऑकरेंस में चेक करते हैं। आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो कर दिया, वो सच्ची में भी ऑकर हुआ है कि नहीं हुआ है, कि फेक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया। एक्यूरेसी, जो भी अमाउंट आपने दिखाया है वो अप्रोप्रिएट था, वो सही अमाउंट पे आपने चीज़ों को दिखाया है। तीसरा कंप्लीटनेस, आपने ऑल आइटम जो रिकॉर्ड करने चाहिए वो सब आइटम आपने रिकॉर्ड करे, ऑल आइटम्स दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड आर रिकॉर्डेड। क्लासिफिकेशन, आपने सही अकाउंट हेड में उस एक्सपेंस को, उस ट्रांजेक्शन को या को दिखाया है ना। कट ऑफ, आपने ट्रांजेक्शन को सही अकाउंटिंग पीरियड में दिखाया है, इस साल का अगले साल नहीं दिखाया, अगले साल का इस साल नहीं दिखाया। OACCC, ठीक है। कंप्लीटनेस का कीवर्ड क्या है, ऑल, ठीक है। क्लासिफिकेशन का करेक्ट अकाउंटिंग हेड, कट ऑफ का करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, है ना। फिर अकाउंट बैलेंस में ERCV, ERCV क्या आ जाएगा? E फॉर एग्जिस्टेंस, जो लैंड बिल्डिंग आप दिखा रहे हो ना वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? तो एक्चुअली एग्जिस्ट, जो भी लैंड बिल्डिंग या जो भी असेट लाइबिलिटी आपने रिकॉर्ड करी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्या वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है नहीं करती है? R फॉर राइट एंड ऑब्लिगेशन, अगर आपने कोई असेट दिखाई तो सच्ची में भी आपका उस पर राइट है, आपने कोई लाइबिलिटी दिखाई तो वो सच्ची में भी आपकी ऑब्लिगेशन है, ठीक है। V फॉर वैल्यूएशन, आपने सही अमाउंट पर दिखाया है, डेप्रिसिएशन घटाना था तो घटाकर दिखाया है, इम्पेयरमेंट घटाना था तो घटाकर दिखाया है, अमोर्टाइजेशन घटाना था तो घटाकर दिखाया है। कंप्लीटनेस, आपने ऑल असेट एंड लाइबिलिटी जो दिखाने चाहिए वो सब के सब आपने दिखाए हैं। अब सर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में वैसे देखा जाए तो क्या है, देखो आप OACC, बस एक सी नहीं है, कौन सा, कट ऑफ वाला नहीं है। तो अगर कभी आ जाए तो आप यही OACC लिखना है बस, केवल कौन सा नहीं आ रहा है इसमें, कट ऑफ वाला नहीं आ रहा, बाकी तो वही लिखे। मेरे हिसाब से कोई काम का नहीं बेटा, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर खुद अपने आप में एक अजरसन है। कैसे? ऐसे बेटा कि आप बताओ P&L में इनकम एक्सपेंस के आइटम्स होते हैं, बैलेंस शीट में असेट लाइबिलिटी के आइटम्स होते हैं, तो आप मुझे बताओ कि P&L में जो भी आइटम है उनका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर सही से किया है, ये भी तो चेक करेंगे हम उसमें। बैलेंस शीट में अपने असेट लाइबिलिटी दिखाई तो उसको सही से प्रेजेंट करा, डिस्क्लोज करा, ये भी तो हम चेक करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर खुद अपने आप में एक अजरसन है। अगर आपने कहीं पर किसी अकाउंट हेड में कहीं पर भी कुछ भी दिखाया है तो हम तो मानेंगे ना कि तुमने सही दिखाया होगा, तुमने सही से प्रेजेंट करा होगा, सही से डिस्क्लोज करा होगा। हालांकि
आप ऐसा भी मान सकते हो कि प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर केवल नोट्स टू अकाउंट से के लिए रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब चैप्टर 5 पढ़ोगे तो आप देखोगे कि प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर नाम का कोई एजर्सन वो नहीं, मतलब अलग से कुछ नहीं बताते, वो उसको नॉर्मल एजर्सन में ही काउंट करते हैं। जैसे ये है ना ऑकरेंस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, कंप्लीट, ये ऐसी एजर्सन मानते प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर को, है ना। चलो यहाँ पर वही की वही लिखी हुई है। एक लास्ट लाइन बोल दे रहा हूँ, दो नोट मुझे बोल रहे हैं, वो सुन लो बेटा जल्दी से, है ना, और खत्म हो रहा है। कितने मिनट्स हो गए अपन को? 55 मिनट हो गए, बस 2 मिनट। क्या लिखा है? व्हेन मेकिंग अजर्शंस अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सर्टेन एंटिटीज लाइक एंटिटीज वेयर गवर्नमेंट इज अ मेजर स्टेक होल्डर्स। मतलब अगर आप किसी ऐसी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो जहाँ पर गवर्नमेंट मेजर स्टेक होल्डर है, सिंपल बोलो ना सर, अगर मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहा हूँ तो मैनेजमेंट में assert that transactions and events are carried out as per legislation and proper authority in addition to above assertions। सर सिंपल बोल दो ना, सिंपल ये है यार कि अगर गवर्नमेंट का ऑडिट करने गए हो तो जो एजर्सन आप चेक करते हो OACCC या ERCB या प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, जो भी आप एजर्सन चेक करते हो वो तो करना ही है। एक एजर्सन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और मानी जाती है, वो ये है कि जो भी ट्रांजेक्शन आपने किए हैं वो एज पर लेजिस्लेशन एंड प्रॉपर अथॉरिटी किए हैं, नियम कानून के हिसाब से किए हैं, और जिस अथॉरिटी से पूछ कर किए जाने चाहिए उस अथॉरिटी से पूछ कर ही किए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट क्या लिखा है? नेगेटिव एजर्शंस। इसमें ये बताया है कि कभी कभी एजर्शंस नेगेटिव भी हो सकती हैं। किसी चीज़ का ना होना अगर आपको बताना है तो वो नेगेटिव एजर्शन कहलाता है। जैसे कि मान लो, अच्छा इसके भी 2 टाइप हो सकते हैं, एक तो आपका एक्सप्रेस्ड और दूसरा इम्प्लाइड। जैसे अगर ये बताया गया है नोट्स टू अकाउंट में कि कोई कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी नहीं है, अगर लिखा है नोट्स टू अकाउंट में कि कोई कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी नहीं है, तो ये एक्सप्लिसिट नेगेटिव एजर्शन हो गई। नेगेटिव मतलब कि कोई चीज़ के ना होने को बताना। तो अगर मैं खुलकर बता रहा हूँ कि कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी नहीं है, मतलब ये नेगेटिव एजर्शन है, और नेगेटिव एक्सप्रेस्ड एजर्शन है। इम्प्लाइड क्या है? अगर आपकी बैलेंस शीट में आपने बिल्डिंग नहीं दिखाई है तो पहली बात तो ये नेगेटिव एजर्शन है क्योंकि कोई चीज़ नहीं दिखाई है। और ये इम्प्लाइड क्यों है? क्योंकि अगर आपने बैलेंस शीट में बिल्डिंग नहीं दिखाई मतलब बिल्डिंग नहीं होगी। आपने कहीं लिखा नहीं कि बिल्डिंग नहीं है, सिंपल है, आपकी बैलेंस शीट में नहीं दिख रही बिल्डिंग मतलब नहीं होगी, है ना। सो इफ देयर इज नो बिल्डिंग इन बैलेंस शीट इट मींस एंटिटी डिड नॉट ओन एनी बिल्डिंग। तो ये एजर्शंस, इसकी प्रैक्टिस करना हो तो चैप्टर 5 में क्वेश्चन नंबर 2 है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये दिख रहा है ना आपको कि उन्होंने ऐसा दे दिया टेबल बना के कि प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख है, डेप्रिसिएशन 70,000 है अभी तक का, और इस साल का कितना है 13,000 है, टोटल 83,000 है, 1,17,000 की फाइनल वैल्यू है नेट प्लांट एंड मशीनरी की। बोले इसमें कौन कौन सी एजर्शंस आएंगी? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जो कि आप आराम से बता सकते हो, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना है ना। ये आप चैप्टर 2 का वो क्वेश्चन चैप्टर 5 का वो क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, अपन ने बहुत डिटेल में चर्चा करी हुई है। चलो बेटा ओके, टाटा बाय बाय। SC 500 यहाँ पर क्लोज होता है।